नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की इस वर्चुअल कक्षा सेक्शन LEH के इस कालांश में आपका स्वागत और अभिनंदन। अपने पिछले 2 कालांश में मैंने भारत भारती कुछ छंदों की व्याख्या की और उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। आज इस तीसरे कालांश में मैं आपसे कुछ छंदों की व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूं। है ठीक ऐसी ही दशाहत भाग्य भारत वर्ष की, कब से इति स्त्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। हाय, इस भारत भूमि की दशा अत्यंत दारुण है, करुणा योग्य है, क्योंकि पता नहीं इसके उत्कर्ष की कहानी, इसके वैभव की कहानी कब की अस्त हो चुकी है। उसका तो समाप्ति खंड आ चुका है और सोच की दृष्टि में तो निरंतर गिरता ही गया है और गिरता ही जा रहा है। और जब से पता नहीं देव यानी ये भाग्य कैसा फिरा है कि फिरता ही गया, कभी पलटकर भाग्य ने से वापस देखने का अवसर ही नहीं। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते, जहां प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव, वहां पर हाय इस उद्यान का कुछ रूप दूसरा हाल ही है। पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। कि ठीक बात है कि पतझड़ का नियम है, जहां पतझड़ आते हैं वहां पीछे नव पल्लव भी आते हैं। लेकिन ये क्या, ये भारत रूपी बगिया के तो सारे पत्ते, सारी साग के पके हुए फल गिर गए, लेकिन एक नया नवांकुर पैदा नहीं हुआ। ये इस उद्यान का तो एकदम विचित्र हाल है। चाहे पतझड़ कह लें, चाहे सूखना कह लें, क्या काया पलट होगा ही नहीं? क्या ये भारत भूमि सदैव ऐसी ही रहेगी, शुष्क, सूखी, निर्जीव, निरुर्वर? क्या अनुर्वर भूमि से ही इस देश से तेज की धारा बहेगी? अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए, फलते कहां अब वहां जो फल रसाल नए नए। बस लो इस विशालोद्यान में अब जाड़ या झंकाड़ है, तन सूख कर काटा हुआ बस शेष तो वह हाड़ है। इस वन के सारे शोभादायक फूल और फल सुरभित जो सुगंधित करने वाले थे वायुमंडल को, वे कुमला गए। वो जो नए नए फल नए नए पौधों पर आ रहे थे, पता नहीं कुमला कर कहां चले गए। अब तो ये जो विशाल उद्यान है वो झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ एक बियाबान जंगल नजर आ रहा है। एक ऐसी देह जो सूख कर कांटा हो गई है, बस जिसमें हाड़ ही हाड़ दिखाई दे रही है, मांस रक्त मज्जा इत्यादि कुछ भी नहीं। इतनी विपत्ति, इतने कराल स्थिति हमारी हो गई। दृढ़ दुख दवानल से इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अतृष्ट आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर दिख हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। वास्तव में सही बात कह रहे हैं। देखिए, आंखों में से दुख की जो अग्नि है वो चारों ओर से इस घिरे हुए, चारों तरफ से इस अग्नि से घिरे हुए देश को देख रही है। आकाश इस पर वज्रपात कर रहा है। स्वार्थी आंखों की स्वार्थी अग्नि से लील रही है। हमारे नेत्रों में इतना जल है कि हम इस आग को बुझा सकते हैं, लेकिन वो प्यार हमारे नेत्रों में रहा ही नहीं, तो वो आंसू कैसे आएंगे और कैसे इस आग को बुझाएंगे? यानी हमारे देखते देखते ये देश हमारे सामने जल रहा है और हम इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। धिक्कार है हमारे अपने गौरव को, अपने होने को, इसे अपनी माता मानने और कहने को। सहृदय जनों के चित्त में निर्मल कुड़क कर जा कांच से, होते दया के वस्त्रवित जहां तप्त हो इस आंच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें भूतकाल कथा कभी कभी। अब आप बताइए कि सहृदय जनों के चित्त में जो कांच की तरह अड़ा हुआ है कांटा, वे इसकी आंच में तपे हुए बैठे हैं। न उन्हें भावी की चिंता है, न वर्तमान की, न भविष्य की चिंता है, न आज की। देखिए, कभी तो हमारा भूतकाल हमें व्यथित करता होगा कि हम कौन थे, हम क्या हो गए और क्या होना चाहिए था। हम अपनी इस दिशा के जिम्मेवार स्वयं हैं या कोई और है? तो कैसे हैं?
नहीं है तो कैसे नहीं है? कुछ तो जानते, कुछ तो समझते, कुछ तो मन को समझाते, लेकिन हाय कैसा दुर्योग, किसी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं। जो इस विषय पर आज कुछ कहते चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे सुन को सुनेंगे सो जहां। कवि के कठिनतर कर्म ही करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। मैं आज इस विषय पे कुछ कहने जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग मेरी बात को सुनकर सजग होंगे? कवि अपने कठिनतम काम से ये दृष्टतापूर्ण कार्य कर रहा है आपको जगाने का। पर क्या ये जो विषय, उत्कृष्ट विषय का चयन है, वो विचारों को भी उत्कृष्ट बना पाएगा? क्या आपके उत्कृष्ट विचार होंगे कि हम अपनी परतंत्र मां को स्वतंत्र कराएं, हम शोषण अन्याय की बेड़ियों को काटें, आजाद जीवन का श्रृंगार करें, अभिषेक करें? नमस्कार।